आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस की स्मार्ट क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा एक इनिशिएटिव है ताकि कठिन से कठिन टॉपिक हम आपको आसान तरीके से समझा पाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसे वीडियोस डेली ला सकें। तो अखंड भारत को हम कंटिन्यू रखेंगे। हमने बात की थी क्या भारत और पाकिस्तान एक हो सकते हैं, फिर हमने अखंड भारत की बात की थी और आज आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे कि भारत के टुकड़े आखिरकार हुए कैसे। अखंड बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि सब कुछ खंड खंड हो चला है। जम्बू द्वीप से छोटा है भारतवर्ष। भारतवर्ष में ही आर्यवर्त स्थित था। आज ना जम्बू द्वीप है और ना भारतवर्ष ना आर्यवर्त। आज सिर्फ हिंदुस्तान है और सच कहें तो यह भी नहीं। आओ जानते हैं भारतवर्ष के टुकड़े कैसे हुए। संक्षिप्त कहानी हम देखेंगे। तो अफगानिस्तान की सबसे पहले बात करेंगे। गांधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। संपूर्ण क्षेत्र में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। आप जान के हैरान रहेंगे कि भारत की जो सीमा थी वो उत्तर पूर्वी से लेकर अफगानिस्तान तक जाती थी और उससे परे भी। जब अशोक ने विस्तार की राजनीति अपनाई तो अशोक ने यह देखा कि हम बल से नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगर सम्राट अशोक चाहते तो वो बल से यूरोप तक जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला हम धम्म महामत्रास, हम धर्म के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे। और भारत की बाउंड्री बहुत आगे तक गई तो अफगानिस्तान तक भी जाती थी और ये गांधार और कंबोज को हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, बाद में यहां बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। यहां राजा बौद्ध हो गए। सिकंदर के आक्रमण के समय यहां पर फारसी और यूनानियों का शासन था। फारसी यानी कि पर्शियन, यूनानी मतलब ग्रीस। अलेक्जेंडर जब भारत आया 326 में बैटल ऑफ हाइडस पास लड़ी गई। राजा पोरस और अलेक्जेंडर का वो महान युद्ध जो काफी समय तक चला, लेकिन अल्टीमेटली वैसे तो कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने जीत हासिल की, बट दोस्तों ये काफी हद तक ड्रॉ था। अलेक्जेंडर पोरस से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। 7वीं सदी के बाद यहां पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया था। हालांकि इसके खिलाफ लड़ाई चलती रही। बाद में यह दिल्ली के मुस्लिम शासकों में के कब्जे में आया, फिर ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया। 1834 में एक प्रक्रिया के तहत 26 मई 1876 रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट की स्थापना की गई। दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इसे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए। 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। यहां पे दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अफगानिस्तान जो था वो भारत का हिस्सा रहा, लेकिन पहले मुस्लिम्स और बाद में ब्रिटिश ने इसको पूरी तरीके से भारत से अलग कर दिया। जब सिख एम्पायर था तो भी अफगानिस्तान तक तूती बोलती थी सिख एम्पायर की, लेकिन फिर सिख और एंग्लो वॉर जब 1848 में कंक्लूड हुआ, फिर हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान भारत से पूरी तरीके से छिटक गया और ऐसे अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ। अगला सिंध, जो कि पाकिस्तान में आता है। आपको पता ही है कि मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। इस्लाम की स्थापना 632 एडी में हुई और उसके बाद इस्लाम का प्रचार प्रसार होता है। 4 खलीफा आते हैं। अब यह भारत तक भी आया। 712 ईस्वी में इराकी शासक अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर कई अभियान चलाए और सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। सिंध पर 638 से लेकर 711 ईस्वी तक, यानी कि इस्लाम के स्थापित होने के 6 साल बाद ही 638 से लेकर 711 ईस्वी तक लगभग 60 सालों तक 74 वर्षों के कार्यकाल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस आक्रमण के दौरान सिंध के हिंदू राजा दाहिर और उनकी पत्नी और पुत्रियों ने अपनी मातृभूमि और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
और इस तरीके से सिंध पे मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। हालांकि कहानी वही है, मुस्लिम शासन जो तो था लेकिन वो सब बाद में हिंदू राजाओं के अधीन आया। लेकिन दोस्तों सिंध कभी पूरी तरीके से भारत का नहीं हो पाया। और जब ब्रिटिश साम्राज्य आया तो आपको पता ही कि भारत और पाकिस्तान एक ही थे उस समय भी, और 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया और सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। पंजाब और मुल्तान, पंजाब और मुल्तान आपको पता ही है दोनों ही पाकिस्तान में है। मुल्तान एक शहर है और पंजाब पाकिस्तान में एक राज्य है जिसकी राजधानी है लाहौर। 977 ईस्वी में अलतगीन के दामाद सुपुतगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेशानुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किया। महमूद गजनवी ने भारत को इन्वेड किया और उसने 1001 से लेकर 1026 के बीच में 17 बार आक्रमण किया। यह हर कोई जानता है। महमूद ने सिंहासन पर बैठते ही पहले हिंदू शाहियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिए। सन 1001 में राजा जयपाल को हराया, 1008 में आनंदपाल को हराया। इसके बाद वह मुल्तान और पंजाब को तहस नहस करने के लिए निकल पड़ा। अफगान अभियान की लड़ाइयों में पंजाब पर अब गजनवियों का पूर्ण अधिकार हो गया था और पंजाब हाथ से निकल गया। इसके बाद आक्रमण में उसने मुल्तान, लाहौर, नागरकोट और थानेश्वर के विशाल भूभाग को मार काट की तथा बौद्ध और हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया। एक चीज आप जानते ही हैं दोस्तों कि देखिए हुआ क्या कि जैसे जैसे इस्लाम आगे बढ़ा कन्वर्जेंस भी हुए, डेफिनेटली कन्वर्जेंस हुए, और यहां पे भी बड़ी तादाद में बौद्ध और हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया गया। फिर 1018 में कन्नौज के विरुद्ध युद्ध हुआ। उसी समय उसने मथुरा पर भी आक्रमण किया, बुरी तरह लूटा, मंदिरों को तोड़ा। उस वक्त मथुरा के समीप महावाहन के शासक कुलचंद के साथ उसका युद्ध हुआ और फिर वो रुका ही नहीं। कुलचंद ने के साथ उसका भयंकर युद्ध किया। उसका सबसे बड़ा आक्रमण 1026 ईस्वी में हुआ। 1024 और 1026 में कठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर था। देश की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुश स्थली और वर्तमान सौराष्ट्र, जिसको गुजरात कहते हैं, कि कठियावाड़ में सागर तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग वो माना जाता है। उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ। लेकिन दोस्तों इसके 150 सालों तक इस्लाम ने यहाँ पे पैर नहीं रखे, क्योंकि फिर हम ये देखते हैं कि राजाओं ने इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे जो इन्वेडर्स हैं उनको खदेड़ा कि दोबारा इनकी हिम्मत नहीं हुई। अगला बड़ा आक्रमण होगा 1191 में। तो इस तरीके से पंजाब और मुल्तान जो है वो कहीं ना कहीं भारत से थोड़े अलग हो गए। अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान में होते हुए भी वो पाकिस्तान का हिस्सा अपने आप को नहीं मानता है। लेकिन क्या आपको पता है बलूचिस्तान 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद गांधार का हिस्सा था। भारत के अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर जनपद, देन महाजनपद और फिर एम्पायर्स का उदय हुआ। तो बलूचिस्तान 321 ईसा पूर्व में यह पूरा क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंदर आता था। 711 में मोहम्मद बिन कासिम और फिर 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया और उसके बाद यह मुगलों के पास आया। 300 सालों तक मुगलों और गिलजियों तक का शासन यहां पे रहता है। 1526 के बाद अकबर के शासन के बाद यह पूरा का पूरा बलूचिस्तान मुगलों के अधीन था। मुगल काल में इसकी अधीनता बदलती रही। बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन 1666 में स्थापित किया गया। मीर नसीर खान के 1758 में अफगान की अधीनता कबूल करने के बाद कलात की सीमाएं पूरब में डेरा गाजी खान, पश्चिम में बंदर अब्बास तक फैल गई। ईरान के नादिर शाह की मदद से कलात के खानों ने ब्रहुई आदिवासियों को एकत्रित किया और सत्ता पर काबिज हो गए। प्रथम अफगान युद्ध से बहुत कुछ बदल गया। प्रथम अफगान युद्ध अफगान और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया 1839 से लेकर 1842 तक, और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर कब्जा जमाया। 1876 में रॉबर्ट सैंडमैन को बलूचिस्तान का ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया और 1887 तक ब्रिटिश साम्राज्य ज्यादातर इलाकों पे अधीन हो गया। ज्यादातर इलाके जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के पास आ गए। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांट दिया, कलात, मकरान, लसबेला और खानन। 20वीं सदी में
बलूचों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। 1939 में अंग्रेजों की रणनीति के तहत बलूचों की मुस्लिम लीग पार्टी का जन्म होता है, जो हिंदुस्तान मुस्लिम लीग से जा मिली। दूसरी ओर और एक नई पार्टी अंजुमन ए वतन का जन्म हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ी गई। अंजुमन के कांग्रेस के साथ इस जुड़ाव से खान अब्दुल गफ्फार खान की अहम भूमिका थी, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। जिन्ना की सलाह पर यहां पे 4 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ आने के लिए राजी हो गया। कलात राज्य 5 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगा और उसकी 1938 की स्थिति बहाल हो जाएगी। उसी दिन पाकिस्तान संघ से एक समझौते पर दस्तखत हुए। अनुच्छेद 1 के मुताबिक पाकिस्तान सरकार इस पर रजामंद है कि कलात स्वतंत्र राज्य है, जिसका वजूद हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से एकदम अलग है। अनुच्छेद 4 की इसी बात का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कलात के खान को 15 अगस्त 1947 को एक फरेबी और फंसाने वाली आजादी देकर 4 महीने के भीतर यह समझौता तोड़कर 27 मार्च 1948 को उस पर औपचारिक कब्जा कर लिया। यानी कि बलूचिस्तान पर जो कब्जा हुआ है वो फरेब है एक तरीके से और धोखे से हुआ है, और इसीलिए बलूचिस्तान आज भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के बचे 3 प्रांतों को भी जबरन पाकिस्तान में मिला लिया था। इसी तरह पाकिस्तान गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ बलूच अभी तक लड़ाई कर रहे हैं। दिल्ली पर इस्लामिक शासन की स्थापना। जिस समय मथुरा मंडल के उत्तर पूर्वी में पृथ्वीराज, दक्षिण पूर्व में जयचंद जैसे महान नरेशों के शक्तिशाली राज्य थे, उसी समय भारत के पश्चिम उत्तर के समीप शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी नामक एक मुसलमान सरदार ने महमूद गजनवी के वंशजों से राज्य अधिकार छीनकर एक नए इस्लामी राज्य की स्थापना की। स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश 1206 में भारत में स्थापित किया जाता है। आप सभी को पता है कि 1192 में जब दूसरी बैटल ऑफ तराइन होती है तो उस समय भारत में इस्लामिक शासन आ गया और 1206 में स्लेव डायनेस्टी के तहत पहली मुस्लिम डायनेस्टी भारत में पनपी और वो 1290 तक रही। अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी काल में भारत। अखंड भारत पर अंग्रेजों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों ने पहले व्यापार के माध्यम से अपनी घुसपैठ जमाई, फिर यहां के कुछ क्षेत्रों को सैन्य बल और नीति के माध्यम से अपने पुरअधीन किया। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने 1618 में दिया था। जहांगीर और अंग्रेजों से मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश हिंदू रजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में किया। बंगाल उस समय तक अछूता था, लेकिन 1757 में प्लेसी के युद्ध के बाद और 1664 की बक्सर के युद्ध के बाद पूरा का पूरा बंगाल ब्रिटिश के पास आ गया। इधर ब्रिटिश ने फ्रांस को हरा दिया और पुर्तगाल को गोवा तक ही सीमित कर दिया, और धीमे धीमे करते हुए ब्रिटिशर ने सबसे पहले टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के राजा थे उनको हराया, मराठाओं को हराया, सिखों को हराया और मुगलों को हराया। अब ब्रिटिश को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था और इस तरीके से पूरा भारत ब्रिटिश के पास आया। नेपाल को देवघर कहा जाता था। यह भी कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म मिथिला जो कि नेपाल में है वहीं तो हुआ। नेपाल के जनकपुर में सीता जन्म स्थल पर सीता माता का विशाल मंदिर भी बना हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। 1500 ईसा पूर्व से ही हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा है। 250 ईसा पूर्व से ही यह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। 7वीं से 7 शताब्दी इस पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुरी वंश के राजा राज्य किया करते थे। उनके बाद यहां पे मल्ल वंश का शासन रहा, फिर गोरखाओं ने राज किया। मध्यकाल में रजवाड़ों की सदियों से चली आ रही प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने का श्रेय जाता है गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह जो कि महान राजा माना जाते हैं। राजा पृथ्वी नारायण शाह 1665 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की कि नेपाल को एकत्र करना है। राजा पृथ्वी शाह नारायण ने 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर 1768 में नेपाल की स्थापना की और यहीं से ही आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध समय समय पर लड़ते रहे। तब अंग्रेजों ने विचारपूर्वक 1904 में वर्तमान के बिहार स्थिति सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से संधि की, जिसको ट्रीटी ऑफ सुगौली भी बोला जाता है।
इस प्रकार से नेपाल स्वतंत्र राज्य होने पर भी अंग्रेज के अधीन था और अंग्रेजों का शासन यहां पे रहा। 1940 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र समर्थन आंदोलन की शुरुआत हुई। 1991 में पहली बार बहुदलीय संसद का गठन हुआ और यह दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में वामपंथी वर्चस्व के कारण यह भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भूटान भी कभी भारतीय महाजनपदों के अंदर आता था। वैदेही जनपद का यह हिस्सा था। बौद्ध धर्म यहां पे हमेशा प्रचलित रहा है और आज भी प्रचलित है। सिक्किम और भूटान को भी अंग्रेजों ने 1906 में स्वतंत्रता संग्राम से अलग कर दिया। 3 साल बाद एक और समझौता हुआ जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। 1947 में भारत आजाद हुआ। 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। उस समझौते के तहत भारत ने भूटान को हर तरह की रक्षा दी और सामाजिक सुरक्षा का वचन भी दिया। तिब्बत में पहले हिंदू फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ और यह बौद्धों का प्रमुख केंद्र बन गया। शक्य का शासनकाल 1207 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और उसके बाद चाइना का यहां पे रूल रहा। 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखी। इस बीच लद्दाख पर कश्मीर के शासक ने तथा सिक्किम पर अंग्रेजों ने आधिपत्य जमा लिया। फिर चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1907 के लगभग एक बैठक हुई तो तिब्बत को 2 पार्ट में 2 भागों में विभाजित कर दिया। जो पूर्वी भाग चीन के पास रहा और दक्षिणी भाग लामा के पास रहा। 1951 की संधि के अनुसार कम्युनिस्ट चीन के प्रशासन में इसको एक स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट राज्य या कंट्री घोषित कर दिया। हालांकि अभी तिब्बत चाइना के पास है। म्यांमार कभी ब्रह्म देश हुआ करता था। इसे बर्मा भी कहते थे। प्राचीन काल से ही भारत का एक उपनिवेश रहा है। 1886 में पूरा देश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, किंतु ब्रिटिश ने 1935 के भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। 1935 व 1937 में ईसाई ताकतों को लगा कि उन्हें कभी भी भारत व एशिया छोड़ के जाना पड़ सकता है। समुद्र में अपना नौसैनिक बेड़ा बैठाने, उसके समर्थन राज्य स्थापित करने तथा स्वतंत्रता संग्राम के उन भूभागों व समाजों को अलग करने हेतु 1935 में श्रीलंका और 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और एक देश की उपाधि दे दी गई। श्रीलंका जो कि भारत से सबसे ज्यादा जुड़ा रहा, 2350 वर्ष पूर्व तक श्रीलंका की संपूर्ण आबादी वैदिक धर्म का पालन करती थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। वहां के सिंघली राजा ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसको राजधर्म घोषित कर दिया था। श्रीलंका के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिखित सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंसा है। श्रीलंका के आदिम निवासी और दक्षिण भारत के आदि मानव एक ही थे। खुदाई में पता चला है कि श्रीलंका के शुरुआती मानव का संबंध उत्तर भारत के लोगों से था। हम सबको पता है कि रावण की लंका थी और भगवान राम ने इसको जीत के एक जनपद बना दिया। श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों फिर डच लोगों ने अधिकार कर शासन किया। 1800 ईस्वी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया और 1818 में इसे अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया। अंग्रेज काल में अंग्रेजों ने फूट डाली और 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। वहीं मलेशिया की बात करें तो वर्तमान के मुख्य 4 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया भी प्राचीन भारत के मलय प्रायद्वीप के जनपद हुआ करते थे, यानी कि ये भी भारत का हिस्सा थे। मलेशिया को अंग्रेजों की गुलामी से 1957 में मुक्ति मिली। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर भी एक समय भारत का हिस्सा हुआ करता था, प्राचीन भारत का हिस्सा था। 1903 तक उसकी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों का समावेश रहा। उनके नाम हिंदुओं जैसे होते थे और कुछ नाम आज भी उपभ्रंश रूप में हिंदू नाम ही है। ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों ने यह दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख बंदरगाह शहर में तब्दील हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम ये देखते हैं कि यह जापान के अधीन रहा और 1963 में फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ सिंगापुर का विलय कर मलेशिया का निर्माण किया गया। हालांकि विवाद और संघर्ष के बाद 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर को गणतंत्र बना दिया गया। यही थाईलैंड में हुआ। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश था। बहुत लोगों को यह बात पता नहीं है। खैरात के दक्षिण पूर्व में कंबोडिया की सीमा के पास उत्तर भारत में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यूरीराम प्रांत में प्रसाद रंग नामक सुंदर मंदिर भी है। सन 1238 में सुखो थाई राज्य की स्थापना हुई, जिसे पहला बौद्ध थाई राज्य माना गया।
लगभग एक सदी बाद अयोध्या ने सुखाथाई के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। लेकिन फिर वही 1762 में बैंकॉक में चक्री राजवंश की स्थापना हुई। आधुनिक थाईलैंड का यहां से ही आरंभ हुआ। 1992 में सत्ता पलट थाईलैंड में हुआ और एक नया संवैधानिक राज्यतंत्र घोषित कर दिया गया। हालांकि इससे पहले यूरोपीय शक्ति के साथ हुई लड़ाई में सियाम को कुछ प्रदेश लौटाने पड़े, जो आज बर्मा और मलेशिया के अंश हैं। ठीक ऐसे ही इंडोनेशिया के साथ भी हुआ। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैले इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रामायण और महाभारत पढ़ाई जाती है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया। भगवान शंकर का मंदिर है। इंडोनेशिया में श्री विजया राजवंश, शैलेंद्र राजवंश, संजय राजवंश, माताराम राजवंश, केदरी राजवंश, महापहित राजवंश, मजापति राजवंश 7वीं 8वीं सदी तक इंडोनेशिया में पूर्णतया हिंदू वैदिक संस्कृति ही विद्यमान थी। इसके बाद यहाँ पे बौद्ध धर्म प्रचलन में रहा। 13वीं सदी तक यह विद्यमान था। फिर यहाँ अरब व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम का विस्तार हुआ और 350 साल के डच उपनिवेशवाद के बाद 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को नीदरलैंड से आज़ादी मिली और ये अलग देश बन गया। लेकिन आज भी यहाँ पे रामायण और महाभारत मनाई जाती है। कंबोडिया की बात करें तो पौराणिक काल का कंबोज देश कल का कंपुचिया और आज का कंबोडिया है। पहले हिंदू रहा और फिर बौद्ध हो गया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट आपको यहीं पे ही मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है और इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 ईस्वी के शासनकाल में कराया था। यह विष्णु मंदिर है। माना जाता है कि प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने हिंद चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की और आज हम इसे कंबोडिया देश के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर वही कंबोडिया पर ईशान वर्मन, भववर्मन द्वितीय, जयवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन प्रथम और जयवर्मन सप्तम ने राज्य किया। लेकिन 19वीं सदी में फ्रांसीसी का प्रभाव इंडो चीन में बढ़ चला था। 1854 में कंबोज के निर्बल राजा ने अपना देश फ्रांसीसियों को सौंप दिया और 1953 में फ्रांस से कंबोडिया को आज़ादी मिली। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है और इसका पुराना नाम चंपा था। आज भी यहाँ के लोग चाम कहलाते हैं। ये भी एक हिंदू राज्य था। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। 1825 में चंपा के महान हिंदू राजा का अंत हुआ। भद्रवर्मन, जिसका नाम चीनी इतिहास में फन हु ता से मिलता है और प्रसिद्ध सम्राटों में से एक है। बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी आपको वियतनाम में मिल जाएंगे। 19वीं सदी में मध्य में फ्रांस द्वारा इसे अपना उपनिवेश बना लिया गया। 1955 से लेकर 1975 तक लगभग 20 सालों तक युद्ध चला वियतनाम और अमेरिका का, क्योंकि 1955 आते आते वियतनाम आज़ाद हो गया था और इसमें अमेरिका को पराजित वियतनाम ने किया और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो यह थी संक्षिप्त में भारतवर्ष के खंड खंड होने की कहानी। दुख तो इस बात का है कि भारत विभाजन के समय जो विभाजन हुआ उसे आज़ादी मानकर जश्न मनाया गया। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर देशों में विभाजन हुआ। आज कंबोडिया वियतनाम के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। यही देश जब भारत के अधीन थे तो ये देश बहुत ही समृद्ध थे। मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर विभाजन कर दिया। तो ये एक अधूरी आज़ादी है, क्योंकि वर्तमान में यहाँ पे हिंसा, अलगाववाद बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और राजनीति भी बहुत ज़्यादा अस्थिर है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।